हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे हैं और सल्तनत काल से संबंधित गुलाम वंश, खिलजी वंश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं और तुगलक वंश में हम लोग गयासुद्दीन जो तुगलक है उनके बारे में पढ़े, जो इस वंश के संस्थापक थे। फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो उसके उत्तराधिकारी थे, उनके पुत्र थे, उनके शासनकाल के बारे में हमने पढ़ा। आज स्पेशली हम लोग इस वीडियो में जो है आपका फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। और ये फिरोज़ शाह तुगलक जो है इस तुगलक वंश का अंतिम प्रतापी शासक कहिए, योग्य शासक कहिए, ये अंतिम योग्य शासक रहता है। इसका जो शासनकाल है दोस्तों 1351 से 1388 माना जाता है। और यह जो है इसका जन्म आपका 1309 में होता है, यानी इसका जन्म 1309 ईस्वी में होता है। और यह जो है रज्जब का पुत्र रहता है। रज्जब दोस्तों जो गयासुद्दीन तुगलक थे इस वंश के संस्थापक, गयासुद्दीन तुगलक, इसका जो है यह रज्जब भाई रहता है। और चूँकि जो इसका पिछला शासक मोहम्मद बिन तुगलक रहता है, उस मोहम्मद बिन तुगलक का जो है कोई भी संतान, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं रहता है। तो इस वजह से जब उसकी मृत्यु होती है, यानी सिंध में जब हुआ, सिंध के विद्रोह को दबाने के क्रम में, सिंध के विद्रोह को दबाने के क्रम में, यानी कि 1351 में ठट्टा में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठट्टा में तो जब उसकी मृत्यु होती है 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की, तो वहाँ पर यह जो यानी फिरोज़ शाह तुगलक, चूँकि उसका चचेरा भाई रहता है रज्जब का पुत्र, यानी कि आपका फिरोज़ शाह तुगलक के चाचा का यह पुत्र, मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा का पुत्र रहता है यह फिरोज़ शाह तुगलक। तो वह भी उसी स्थान पर रहता है। तो वहाँ क्या होता है कि जब उसकी मृत्यु होती है मोहम्मद बिन तुगलक की, तो वहाँ अव्यवस्था फैल जाती है। तो उलेमाओं द्वारा और जो अमीर लोग थे, अमीर मीन्स अमीर गरीब वाला अमीर नहीं, अमीर का अर्थ होता था जो कि व्यापारी वर्ग होते थे, यानी उच्च व्यापारी वर्ग के जो लोग होते थे उनको है जो अमीर कहा जाता था। उनका जो है शासन प्रशासन पर जो है, यानी इस्लामिक जितने भी राज्य थे उसमें जो है ये इन अमीरों का जो है बहुत बड़ा यानी वर्चस्व रहता है। तो उस काल में उलेमा जो होते हैं, जो धार्मिक गुरु थे और जो अमीर लोग थे, इन लोगों के दबाव में क्या होता है कि ये फिरोज़ शाह तुगलक जो है शासक बन जाता है। तो इसका प्रथम राज्याभिषेक जो है आपका ठट्टा में होता है, यानी जहां उसकी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है विद्रोह को दबाने के क्रम में। और वहीं द्वितीय जो है, यानी पहला वहां पे होता है राज्याभिषेक, और फिर जब वो दिल्ली लौटता है तो दिल्ली में भी उनका राज्याभिषेक होता है। तो पहला जो राज्याभिषेक ठट्टा में हुआ, द्वितीय जो राज्याभिषेक है वह दिल्ली में है, यानी 1351 में जो है इनका राज्याभिषेक होता है। तो जब यह राजा बनता है, जब यह शासक बनता है, यानी फिरोज़ शाह तुगलक, तो यह शासक बनने के साथ ही क्या करता है कि सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक, यानी इसका जो भाई था, इसके पहले का शासक जो था, उसके द्वारा जो ऋण दिए गए थे जनसाधारण को, वह ऋण को सबसे पहले यह माफ़ करता है। यानी उसके भाई के द्वारा जो ऋण दिया गया था उस ऋण को जो है यह माफ़ करता है शासक बनने के साथ ही। इस ऋण को जो है तकावी के नाम से जाना जाता है, यानी वो उसके भाई के द्वारा जो ऋण दिया गया था जनसाधारण को वह तकावी के नाम से जाना जाता है। और उससे जो है यानी ये जब शासक बनता है तो सर्वप्रथम क्या करता है, उस ऋण को जो है माफ़ करता है, जो तकावी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा वह क्या करता है कि सुल्तानों को जो भेंट देने की प्रथा थी वह समाप्त कर देता है। यानी कि इसके पहले के शासकों के शासनकाल का नियम था कि जो भी सुल्तान से मिलने जाए दरबार में, चाहे अन्य किसी भी कारण से जब भेंट मुलाकात होती तो एक बाध्यता थी कि वहाँ यानी भेंट उपहार के स्वरूप जो है कुछ शासक को, राजा को देना पड़ता था। तो ये जब शासक बनता है तो उस भेंट देने की प्रथा को जो है यह समाप्त कर देता है। यानी शासक बनने के साथ ही वह दो कार्य करता है। पहला तो वह ऋण माफ़ कर देता है, दूसरा जो राजा से मिलने के क्रम में जो भेंट गिफ्ट उपहार देने की जो प्रथा थी उसको यह ख़त्म
कर देता है। और यह जब शासक बनता है, राजा बनता है, तो यह क्या करता है कि अपनी शासन व्यवस्था जो है इस्लाम के अनुसार जो है यह चलाने का प्रयास करता है। दोस्तों, हमने जो देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी वाले वीडियो में, क्लास में, कि जो अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बनता है, राजा बनता है, तो वह क्या करता है कि यानी इस्लाम के अनुसार वह शासन व्यवस्था को नहीं चलाता है। यानी उसे शासन व्यवस्था के लिए जो ज़रूरी लगता है, जो सही लगता है, उस अनुसार वह शासन व्यवस्था को चलाता है। यानी इस्लाम और शरीयत के अनुरूप वह शासन को नहीं चलाता। जस्ट उसके ऑपोजिट ये क्या करता है कि इस्लाम के अनुसार, यानी कि इस्लामिक मान्यता के अनुसार, इस्लामिक शरीयत के अनुसार जो है ये 100% शासन व्यवस्था को स्थापित करने का यह प्रयास करता है। इसी कारण क्या करता है कि उसने सिक्कों पर जो है खलीफा का नाम लिखवाता है। यानी इससे भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपने सिक्कों पर जो है खलीफा का नाम लिखवाया। तो ये जो है खलीफा का नाम लिखवाता है अपने सिक्कों पर। और कहा जाता है कि ये जितने भी इसके कार्य थे, ये उलेमाओं को, यानी जो धार्मिक गुरु थे, खलीफा थे वहाँ के, उस यानी तत्कालीन, उन लोगों को खुश करने के लिए जो है ये सारे कार्य करता था। इसके अलावा ये क्या करता है कि उस काल में जितने हिंदू धर्म के मंदिर थे, तीर्थ स्थल थे, उन सबों को जो है ये तुड़वाता है। यानी कई मंदिरों को जो है यह ध्वस्त कर देता है। कहा जाता है पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, जो कि आपका यानी कि उस मंदिर को भी ध्वस्त कर देता है। और उड़ीसा में स्थित यह मंदिर है, उसकी मूर्ति को कहा जाता है कि समुद्र में ये वह फेंकवा देता है। तो ये सब उसके कार्य ऐसे थे जो कि हिंदू धर्म के विरुद्ध थे। और कहा जाता है कि ये जो है तत्कालीन उलेमाओं और खलीफाओं को जो खुश करने के लिए वह ऐसा करता था। और इस्लामिक शासन की व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो है उसके ये कार्य किए जाते थे। वहीं जो इसका जो भाई था, यानी इसके पहले का जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, वो उसका शासनकाल ऐसा था कि वह जो है यानी वह धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। वह हिंदुओं के जो है होली दिवाली जो पर्व होते थे उन सब में वह शामिल होता था। यानी कि उसके द्वारा जो है कोई भेदभाव की नीति धार्मिक तौर पर नहीं अपनाई गई थी, किंतु इसके द्वारा जो है यह भेदभाव इसके शासनकाल में, यानी प्रारंभिक शासनकाल में बहुत देखे गए हैं। इसी के क्रम में वह मंदिरों को भी तुड़वाता है और उन मंदिरों को जो है यानी निर्माण की भी अनुमति नहीं देता। यानी जिन मंदिरों को वह ध्वस्त करता था, तोड़ता था, उन मंदिरों को पुनः निर्माण भी नहीं किया, यानी उसको मरम्मत भी करने की अनुमति वह नहीं देता था। तो ये सब उसके जो है यानी इस्लामिक शासन व्यवस्था को स्थापित करने के क्रम में वह सब ये कार्य करता था। उसके अलावा वह क्या करता है कि उसके द्वारा मेरठ एवं टोपरा, यानी मेरठ और टोपरा में जो है अशोक के स्तंभ थे, उन स्तंभों को क्या करता है, यानी मेरठ और टोपरा वाले स्तंभ को जो है वह क्या करता है कि दिल्ली यानी अपनी राजधानी ले आता है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि मेरठ एवं टोपरा के स्तंभ को दिल्ली लाने वाला शासक कौन था। तो दिल्ली लाने वाला शासक जो आपका फिरोज शाह तुगलक था। इसके अलावा जो है यह जो है यानी इसके यानी मध्यकालीन भारत और सल्तनत काल का जो है सबसे कल्याणकारी शासक माना जाता है। यानी इसके द्वारा जो सबसे ज़्यादा कार्य सल्तनत काल में किए गए हैं, यानी ये एक ऐसा शासक है जो मध्यकालीन भारत ही मतलब सल्तनत काल ही नहीं बल्कि मध्यकालीन भारत में इसके द्वारा जो है सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य, कल्याण कार्य आदि जो किए गए थे। तो इस वजह से इसे सबसे ज़्यादा जो है कल्याणकारी शासक माना जाता है मध्यकालीन भारत का, सल्तनत काल का। इसे द्वितीय अकबर भी कहा जाता है। यानी मध्यकालीन भारत का, सल्तनत काल का यह सबसे जो है कल्याणकारी शासक था। इसे द्वितीय यानी कि सल्तनत काल का द्वितीय अकबर भी कहा जाता है। हालांकि अकबर तो आपका मुग़ल काल में आएगा, किंतु अकबर के कार्यों के बराबर ही इसके कार्य की तुलना की जाती है। इस वजह से जो इसे सल्तनत काल का जो है द्वितीय अकबर कहा जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसके द्वारा ऐसे क्या कार्य किए गए थे, ऐसी क्या योजनाएं थी, ऐसा क्या इसके अंदर यानी इसके शासनकाल में सुधार शासन प्रशासन से संबंधित थे जिसके वजह से इसको जो है कल्याणकारी शासक के रूप में जाना जाता है। तो इन्हीं कार्यों के बारे में आगे हम लोग जानते हैं। तो जब यह शासक बनता है दोस्तों, राजा बनता है, तो यह क्या करता है कि
यानी कि जो 24 कर इसके पहले जो लगाए गए थे उस 24 करों को यह सबसे पहले समाप्त करता है, और 24 कर को समाप्त करके जो है 4 कर जो यह लगाता है। तो 4 कर जो लगाता है, यानी 24 कर जो इसके पहले से थे, पहले के शासक, पहले के राजाओं के द्वारा जो लगाए गए थे, उन 24 करों को समाप्त करके जो है मात्र 4 कर को यह स्थापित करता है। इन 4 करों में जो पहला कर था वह है खराज, और यह जो खराज है ये दोस्तों यह भूमि कर होता था। भूमि कर मीन्स वही जो हमने देखा था कि सभी, यानी कि ये कर तो लगभग हर शासक के द्वारा लगाया गया था। तो ये कर यानी कि भूमि कर को यहाँ खराज कर कहा जाता था, यानी कि भूमि की उपज का जो है 1/3 से 1/5 तक जो है यहाँ लिया जाता था। तो उस कर को, यानी भूमि के ऊपर जो कर लगा उसे खराज के नाम से जाना जाता था। वहीं ज़कात जो है मुस्लिमों के ऊपर लगाया जाता था, यानी मुस्लिमों के कुल आय का जो है कुछ प्रतिशत जो है वह कर के रूप में जो दान में शासक को देना पड़ता था। वहीं जजिया कर जो है दोस्तों, ये जजिया कर जो है गैर मुस्लिम कर था। हालांकि ये जजिया कर लगाने वाला सबसे पहला जो शासक था वह अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन तुगलक था। उसके ही शासनकाल में सर्वप्रथम भारत में जो है जजिया कर का आरंभ किया गया था, किंतु यहाँ पर भी इसके द्वारा जजिया कर लगाया गया। और यहाँ पर यानी कि आरंभ में तो क्या होता है कि यहूदी और ईसाइयों के ऊपर जो है यह जजिया कर लगाया जाता है, किंतु धीरे धीरे जो है यह जो है हिंदुओं पर भी लगाया जाता। हिंदुओं में भी बहुत ज़्यादा छूट था, यानी कि महिलाओं को, ब्राह्मणों को, अपंगों को, लेकिन बाद में क्या होता कि ब्राह्मणों के ऊपर भी जो है ये जजिया कर थोप दिया जाता है। तो जजिया कर जो है यानी जो मुस्लिम नहीं थे, जो गैर मुस्लिम थे, उस पर लगाया जाने वाला कर जो है जजिया कर था। उसके बाद खम्स जो है यह भी एक कर था। तो इस कर में जो है यानी लूट का माल, यानी जो लूट का माल, सैनिक जो युद्ध में जाते थे, आक्रमण करते थे और जीत के माध्यम से जो लूट करके सेना लाती थी, उसका 1/5 भाग जो है वह सैनिक यानी सेना जो है राजा को कर के रूप में देती थी। तो ये राजा को जो उस लूट का जो हिस्सा मिलता था उस कर के रूप में, उसे ही जो है खम्स के नाम से जाना जाता है। तो इसके द्वारा क्या क्या कर लगाए गए दोस्तों? प्रथम तो खराज लगाया गया जो कि भूमि कर से संबंधित था। दूसरा ज़कात जो कि मुस्लिमों से लिया जाता था। तीसरा जजिया कर जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। चौथा खम्स जो कि लूट का माल होता था, जो सेना के द्वारा जो है शासक को 1/5 भाग राजा को दिया जाता था। तो ये सब कर यानी 24 करों को जो है समाप्त करके वह 4 कर लगाता है। इसके अलावा उसके द्वारा जो है शासन व्यवस्था में सुधार के लिए, यानी व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए, शासन को सुधार करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है कई विभागों की स्थापना की गई थी, जिसमें एक दीवाने बंदगान विभाग था। और ये दीवाने बंदगान विभाग जो था दोस्तों स्पेशली दासों के लिए थे, यानी कि इसके दरबार में, इसके शासनकाल में लगभग 1,80,000 दास जो थे इसके शासनकाल में थे। यानी ये दासों का जो है बहुत अधिक शौकीन रहता है और इसके शासनकाल में 1,80,000 जो दास रहते हैं। तो कहा जाता है कि इन 1,80,000 दासों की देखभाल के लिए ही जो है इस विभाग की स्थापना की गई थी, यानी इसके रख रखाव, इसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है दीवाने बंदगान की स्थापना की गई थी। वहीं दीवाने खैरात की अगर हम लोग बात करें तो ये जो दीवाने खैरात है यह आर्थिक सहायता विभाग थी, यानी कि आर्थिक सहायता के लिए जो है दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की गई थी। इसमें मूल रूप से जो है महिलाओं में भी जो विधवाएं होती थी, जो कुमारी कन्याएं होती थी, जिनके विवाह में यानी उनके पेरेंट्स, माता पिता असमर्थ होते थे, तो उन सबों के विवाह के लिए, उनके जीविकोपार्जन के लिए जो है यह विशेष करके इस दीवाने खैरात विभाग की जो है स्थापना की गई थी, जो कि आर्थिक सहायता से संबंधित विभाग था। इसके अलावा जो है दारुल सफ़ा, ये दारुल सफ़ा से भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि दारुल सफ़ा जो है यानी किस विभाग से संबंधित था और किसके शासनकाल में, यानी किस शासक के द्वारा लगाया गया। तो ये दारुल सफ़ा जो है यह खैराती अस्पताल था।
यानी आज के समय जो हम लोग 108 नंबर देखते हैं और अस्पताल से संबंधित जो हेल्पलाइन है जानकारी के लिए, मदद के लिए, वो खैराती अस्पताल जो है उस समय सार्वजनिक अस्पताल जो है ये दारुल सफ़ा था। उसके अलावा जो है यानी इसके इन सब विभागों के अलावा जो है वह कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल का निर्माण भी करवाता है। यह भी उसके कार्य से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए। दोस्तों कुतुब मीनार की जो 4थी मंजिल है, यानी कि हमने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक यानी पहली और दूसरी मंजिल का निर्माण करवाया जाता है। उसके अलावा जो तीसरी और चौथी मंजिल का जो निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद का जो शासक रहता है इल्तुतमिश रहता है, तो उसके द्वारा जो है तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण करवाया जाता है। तो जो चौथी मंजिल होती है इसके शासनकाल तक क्या होता है कि बिजली गिरने से जो है वो चौथी मंजिल जो है पूरी तरह से जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, यानी अस्त व्यस्त हो जाती है। तो ये क्या करता है फिरोज़ शाह तुगलक, उस कुतुब मीनार की चौथी मंजिल को पूरी तरह से मरम्मत करवाता है, ठीक करवाता है। उसके बाद 5वीं मंजिल का यह निर्माण करवाता है, यानी 5वीं मंजिल का निर्माण जो है फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा ही करवाया गया था। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। इसके अलावा इसके लोक निर्माण कार्य से संबंधित भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में यानी कि कई बार रिपीट किए गए हैं। तो इसके द्वारा जो है दोस्तों कई सौ नगरों का निर्माण करवाया गया था। लगभग 300 नगर जो है इसके द्वारा यानी 300 नए नगरों का, शहरों का जो यह निर्माण करता माना जाता है। यानी इसके शासनकाल में 300 नए नगरों का निर्माण किया गया था। उसमें हिसार, फतेहाबाद, जौनपुरा, फिरोजपुर और फिरोजाबाद, ये सब जो है प्रमुख नगर इसके द्वारा इसके शासनकाल में इन सब नगरों का जो है निर्माण करवाया गया था। तो ये भी बहुत बार पूछे गए हैं, यानी एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से ये नगर जो 5 है ये भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें हिसार, फतेहाबाद, जौनपुरा, फिरोजपुर और फिरोजाबाद जो है प्रमुख नगर माने जाते हैं। इसके अलावा भी यह नहरों का यानी कई नहरों का निर्माण कराता है। यानी कई नहरों में 5 जो नहरें हैं बहुत बड़ी बड़ी नहरें थी, इसके अलावा कई छोटी नहरें भी थे। इसके अलावा कुओं का भी निर्माण जो है उसके द्वारा बड़े पैमाने पर करवाया गया था। दोस्तों ये जो नहरें थी, ये जो कुओं का वह निर्माण करवाता था, यह स्पेशली जो है सिंचाई व्यवस्था के लिए, यानी किसानों को जो है सिंचाई में मदद के लिए, कृषि कार्य में मदद के लिए जो है इन नहरों का वह निर्माण करवाता था, यानी नहरों और कुओं का। और इन नहरों और कुओं को जो किसान को वह उपलब्ध करवाता था सिंचाई के लिए, कृषि कार्य के लिए, तो उसके लिए जो है वह अलग से जो है उस एक विभाग की स्थापना करता है। और इस विभाग में यानी कि जो सुविधा दी जाती थी सिंचाई के माध्यम से, उसे हक-ए-सर्व कहा जाता था। यह एक कर था, यानी कि इस कर के माध्यम से जो वह सिंचाई पर कर लगाता, इस हक-ए-सर्व के माध्यम से जो है वह सिंचाई पर कर लगाता था, जो कि 1/10 था। यानी ये सिंचाई कर था जिसे हक-ए-सर्व के नाम से जाना जाता था, जो कि उपज का जो है 1/10 भाग था। ये हमने खराज जो देखा था दोस्तों, खराज जो भूमि कर था, इसके अलावा यह सिंचाई कर अलग था। यानी खराज कर तो अलग लिया जाता था, और यह सिंचाई के लिए जो नहरों की, कुओं की जो व्यवस्था कर दी जाती थी, उसके द्वारा किसानों को वह यानी उसके लिए जो 1/10 यानी उपज का 1/10 जो वह अलग से लेता था, जिससे कि हक-ए-सर्व के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा उसने 1200 नए फलों के बाग लगवाए। यानी उसके द्वारा जो है 1200 नए फलों के बाग लगवाए जाते हैं, जिसमें कि अलग अलग फलों के पौधे लगाए जाते हैं। और कहा जाता है कि इन पौधों की देखभाल के लिए और यानी फलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए, बेहतरी के लिए जो है वह एक अनुसंधान केंद्र का भी निर्माण करता है। तो ये सब जो है उसके द्वारा यानी 1200 बाग उसके द्वारा लगवाए गए थे, जिसके माध्यम से जो है वह बड़े पैमाने पर फलों का जो है उत्पादन करता था। इसके अलावा जो है अनुवाद विभाग की भी उसके द्वारा स्थापना की गई थी। इस अनुवाद विभाग के द्वारा क्या होता था कि वह जो है कई हिंदू धर्म ग्रंथ जो थे, उन हिंदू धर्म ग्रंथों की भी जो है फ़ारसी भाषा में
फ़ारसी भाषा में अनुवाद करवाता है। ना सिर्फ हिंदू धर्मगत ग्रंथ बल्कि मुस्लिम कई ग्रंथ भी जो है उसको भी जो है वह फ़ारसी भाषा में जो है उसका अनुवाद वह करवाता है। इसके अलावा उसके द्वारा यानी ये एक अच्छा योग्य और पराक्रमी शासक ही नहीं था बल्कि जो है यानी कि कल्याणकारी शासक के रूप में इसे जाना जाता है आपका मध्यकालीन भारत का सल्तनत काल का। तो यह सिर्फ एक कल्याणकारी और योग्य शासक ही नहीं था बल्कि यह एक अच्छा राइटर भी था। इसने जो है अपनी आत्मकथा लिखी जो कि फुतूहते फ़िरोज़शाही के नाम से जानी जाती है। यानी यह इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो कि इसकी खुद की यानी इसकी आत्मकथा थी। और इसके दरबार में जो है एक बर्नी नाम का इतिहासकार भी रहते थे। इस बर्नी के द्वारा जो है तारीख़ फ़िरोज़शाही लिखी गई और फतवाए जहोदरी लिखी गई। तो इससे भी प्रश्न कई बार पूछे गए। तो फ़िरोज़ शाह के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है फुतूहते फ़िरोज़शाही और बर्नी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है तारीख़ फ़िरोज़शाही और फतवाए जहोदरी। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि ये जो है इसकी यानी मृत्यु आपकी 1388 में हो जाती। यानी ये जितने इसके निर्माण कार्य है ये निर्माण कार्य जो है एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से आपका बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इन सब निर्माण कार्यों के पश्चात क्या होता है कि उसकी 1388 में मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु होती है तो इसके पश्चात कोई भी योग्य शासक नहीं होता। यानी कई शासक आते हैं लेकिन वह जो है शासन व्यवस्था को इतने जो सही ढंग से वो चला नहीं पाते हैं। तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो है इसका शासन व्यवस्था जो है सिकुड़ता चला जाता है। और कहा जाता है कि 1398 में जो है तैमूर का आक्रमण होता है। यानी कि मंगोल आक्रमणकारी था, इसका आक्रमण होता है। उस समय जो है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो जिसका शासनकाल 1394 से 1412 तक माना जाता है, इसका शासनकाल चल रहा होता है। तो यानी कि ये नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो है बहुत ही अयोग्य बहुत ही कमज़ोर शासक रहता है। कहा जाता है कि इसके शासनकाल आते आते जो है यानी इसकी जो सत्ता थी इसका जो साम्राज्य था बस दिल्ली तक ही सिमट कर यानी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक ही जो सिमट करके रह जाता है। यानी एक विस्तृत साम्राज्य जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा फ़िरोज़ शाह के द्वारा स्थापित की जाती है वह जो है मात्र दिल्ली के आसपास तक के क्षेत्रों तक ही सिमट करके रह जाता है। अब वह भी जो है बहुत मुश्किल से इस शासन व्यवस्था को यह चलाता है। तो होता क्या है कि जब 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है तो तैमूर का एक खिज्र खां इसका तैमूर का सेनापति रहता है। तो यह जब तैमूर वापस जाता है तो इस खिज्र खां को जो है लाहौर की गद्दी सौंप करके यह चला जाता है। लाहौर की गद्दी सौंप करके इस खिज्र खां को चला जाता है। तो बाद में क्या करता है यह खिज्र खां जो है दिल्ली पर आक्रमण करता है और इसको हराने के पश्चात जो है एक नए वंश की सैयद वंश की स्थापना करता है। तो अगले वीडियो में जो है हम लोग सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। और आज जो था तुगलक वंश से संबंधित यह अंतिम वीडियो था। तो तुगलक वंश से संबंधित जो प्रश्न आते हैं जो गयासुद्दीन बलबन है, मोहम्मद बिन तुगलक है और ये फ़िरोज़ शाह तुगलक है। तो क्रमशः जो है हमने जो है इस तुगलक वंश के सभी प्रमुख शासकों के बारे में जाना, उनके कार्यों से संबंधित बातों को जाना। अगले वीडियो में हम लोग जो है सैयद वंश के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।